हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फिर से लेके आया हूँ एक नया टॉपिक प्रकाश पाठ से संबंधित। और आज हम दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाओं को पढ़ने जा रहे हैं। आप भी मेरे साथ अपने एक पेन और कॉपी ले लीजिए ताकि इन सभी बातों का आप नोट कर सकें और आगे के लिए सहेज कर रख सकें। तो मुख्य परिभाषा में हम किस किस को देखेंगे। पहला सी अर्थात वक्रता केंद्र, पी जिसे ध्रुव कहते हैं, और आर जिसे वक्रता त्रिज्या, और एफ इसको कहते हैं फोकस बिंदु, और स्मॉल एफ इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। तो बारी बारी इन सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर पर समझते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। दोस्तों, आपने वक्रता केंद्र के बारे में तो नहीं सुना होगा, लेकिन केंद्र के बारे में ज़रूर सुना होगा। केंद्र जैसे वृत्त का केंद्र होता है, गोले का केंद्र होता है, उसी प्रकार दर्पण का भी एक केंद्र होता है, उसे ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो दर्पण का केंद्र कैसे, आइए इसे समझते हैं। मान लो ये कोई अवतल दर्पण है, क्योंकि इसके पीछे के भाग पर पॉलिश की हुई है और धंसा हुआ भाग परावर्तक के रूप में कार्य कर रहा है, तो हम कहेंगे ये एक प्रकार का अवतल दर्पण है। और इसकी एक मुख्य अक्ष लेते हैं, मान लेते हैं ये इसकी मुख्य अक्ष है, और ये, और अब ये अवतल दर्पण किसी न किसी गोले का ही भाग है। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण है और ये सारी परिभाषाएं गोलीय दर्पण के लिए हैं। तो अवतल दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले का जो केंद्र होता है, उसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र सी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ये अवतल दर्पण या कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से थोड़ा इसको हटा देता हूँ ताकि ये इमेज क्लियर रहे। ठीक है, तो ये हो गया अपना अवतल दर्पण और वक्रता केंद्र सी। चलिए अब एक और परिभाषा समझते हैं, नंबर 2, जिसे हमने P लिखा है यहाँ पर। तो P कहते हैं ध्रुव को। ध्रुव क्या होता है, आइए समझते हैं। प्रकाश नहीं, ये हो गया ध्रुव। ध्रुव बोलते हैं, इसे हम P से भी लिखते हैं और कभी कभी इसको O से भी लिखा जाता है। तो वास्तव में होता क्या है, एक डायग्राम के माध्यम से इसको भी समझते हैं। मान लीजिए ये एक नया कोई अवतल दर्पण है, एक मिनट, ये, और इसके भी पीछे वाले भाग पर पॉलिश कर देते हैं। तो अब एक प्रकाशिक केंद्र दर्शाने के लिए, या जिसे हम ध्रुव कहते हैं, ये होगा दर्पण का एकदम बीच का भाग, और इस बीच के भाग को ही हम P या ध्रुव कहते हैं। P यानी पोल, और हिंदी में पोल को ध्रुव कहा जाता है। तो ये था P, और कभी कभी हम इसको O से भी लिखेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। तो मुख्य परिभाषाओं में वक्रता केंद्र होता है गोला जिस केंद्र का भाग ये दर्पण होता है, उसे कहते हैं, और ध्रुव होता है दर्पण का एकदम मिडल, बीच का बिंदु, जिससे मुख्य अक्ष गुजरती है। और अब समझते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R और कभी कभी छोटे r से भी दर्शा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन वक्रता त्रिज्या को समझने के लिए हम एक डायग्राम
की सहायता लेते हैं। चलिए वापस बनाते इसको थोड़ा सा। ठीक है, ये कोई मान लेते दर्पण है और ऑब्वियसली हम अभी तीनों उदाहरण अवतल दर्पण के लिए हैं और आगे भी अवतल दर्पण से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो अवतल दर्पण ये इसकी मुख्य अक्ष है जो बीच में से ध्रुव P में से होकर गुजरती है। हमेशा इसे मुख्य अक्ष कहकर बुलाएंगे, मेन एक्सिस। और मान लेते हैं ये इस गोले का भाग है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र C और ध्रुव के बीचों बीच की दूरी, यानी कि इस C से लेकर O तक की दूरी, इसी दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से दर्शा देते हैं और इसको हम वक्रता त्रिज्या नाम देते हैं। C व O के मध्य दूरी। बस मैं आपको परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। कारण यह है कि इसे समझने के बाद आप परिभाषा खुद बना सकते हैं। इसीलिए केवल ध्यान से पूरा तल्लीन होकर समझिए और जो जो आपको समझ में आता है उससे ही परिभाषा के रूप में लिख लीजिए। अब समझते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, इसको कैपिटल F से दर्शाते हैं और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में यही नाम है, फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु किसे कहते हैं? आइए इसका भी एक अलग से आरेख बनाते हैं और बड़े आराम से ध्यान से इसको समझना फोकस बिंदु, क्योंकि जब आगे हम गोले दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करेंगे, जैसे अवतल दर्पण से उत्तल दर्पण से, तब हमें इस फोकस बिंदु की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है कि कौन सा बिंब कब बनेगा। तो मान लीजिए कोई अवतल दर्पण के अनंत से यानी मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है। एक प्रकाश किरण ऊपर से आकर नीचे की ओर चली जाती है और नीचे की तरफ यानी मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ से आकर एक प्रकाश किरण ऊपर की ओर चली जाती है। ध्यान रखना, मैं मुख्य अक्ष बार बार बोल रहा हूँ और ये मुख्य अक्ष वही है जो ध्रुव से होकर गुजरती है। ठीक है, ध्रुव वाली रेखा ही मुख्य अक्ष है। तो ये लीजिए, हम कहते हैं कि अवतल दर्पण पर दो प्रकाश किरणें आपतित होती है और प्रकाश किरणों की आपतन और परावर्तन की दिशा बता देते हैं। ये देखिए, इस तरफ से आई और इधर निकल गई, ये इस तरफ से आकर इधर चली गई। तो आप देख सकते हैं प्रकाश किरण की डायरेक्शन और तीर के निशान बताना बेहद ज़रूरी है। ये आवश्यक है, नहीं तो चित्र अधूरा माना जाता है। तो ये बीच का भाग F या फोकस बिंदु कहलाता है, जहाँ पर ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद मिलती है। इसे ही फोकस बिंदु F और फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल f से दर्शाते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पर फोकस बिंदु के बाद फोकस दूरी और कोष्टक में लिख देते हैं छोटा f। तो ये हो गई फोकस दूरी, फोकस बिंदु कैपिटल F और ध्रुव के मध्य की दूरी। ठीक है, तो इसके बाद अब हमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी समझना होगा। ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी जब हम दर्पण सूत्र से संबंधित सवाल करते हैं तो उस समय बड़ी काम आती है। कौन सी दूरियां धनात्मक लेते हैं, कौन सी ऋणात्मक लेते हैं, इन सब की जानकारी हमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी द्वारा प्राप्त होती है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी बेसिकली अपन को दाईं और बाईं और ऊपर और नीचे की दूरियों को बताती है। जैसे अभी आपके सामने चित्र है, तो हम ये समझेंगे कि कब दूरी धनात्मक
और ऊंचाई धनात्मक या दूरी ऋणात्मक और ऊंचाई ऋणात्मक होती है। मान लेते हैं ये अपना अवतल दर्पण है। चलिए इसे पूरा करते हैं। अभी ये हो गई पीछे की ओर पॉलिश। और सामान्यतः दर्पण में चांदी की पॉलिश की जाती है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और ये चांदी की पॉलिश ही कारण है जिसके कारण हमें अपना चेहरा दर्पण के अंदर दिखाई देता है। तो इस दर्पण को हम M नाम देते हैं, M से लेकर M', ये इसकी दूरी हो गई। और साथ ही दर्पण के दाईं तरफ का भाग दायां और बाईं तरफ का भाग बायां लिखते हैं। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या कहती है? ये कहती है कि दाईं ओर की सारी दूरियों को प्लस अर्थात धनात्मक लिया जाएगा। वहीं दर्पण के बाईं ओर की सारी दूरियों को हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस या फिर ऋणात्मक। यानी कि दर्पण के दाईं तरफ अगर कोई वस्तु या प्रतिबिंब रखा जाता है, सामान्यतः वस्तु को बाईं तरफ ही लिखते हैं और प्रतिबिंब बाएं या दाएं दोनों तरफ बन सकता है, वो निर्भर करता है दर्पण पर। तो हम कहेंगे कि बायां भाग तो रहेगा माइनस और दायां भाग प्लस। ठीक इसी प्रकार ऊंचाई की बात करें तो दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई को हम ऋणात्मक लेते हैं। तो ये हो गया अपना कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण। और अब हम समझते हैं वास्तविक गोलीय दर्पण से या फिर गोलीय तल से परावर्तन। अब देखते हैं कि गोलीय तल से जब परावर्तन होता है तो उसके कुछ चुनिंदा नियम हैं। उन नियमों को बारी बारी एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। गोलीय तल का अर्थ ये है कि उसका पृष्ठ जो होगा वो या तो उभरा हुआ होगा या फिर धंसा हुआ होगा, समतल कभी नहीं होगा। तो इसी को हम गोलीय तल कहते हैं। और अभी आपके सामने मैं 2 उदाहरण रखता हूँ और उन्हीं उदाहरण की सहायता से हम परावर्तन के 4 नियम समझेंगे। सबसे पहला उदाहरण अवतल दर्पण का लेते हैं। ये लीजिए अवतल दर्पण और पीछे की तरफ इसके पॉलिश की हुई अर्थात इसका धंसा हुआ भाग परावर्तक के रूप में कार्य करेगा। और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। और इसी प्रकार एक और दर्पण लेते हैं उत्तल दर्पण। और इसके धंसे हुए भाग पर तो पॉलिश होती है और उभरा हुआ भाग परावर्तक के रूप में कार्य करता है। तो अभी के लिए इन दोनों को अलग अलग लेकर समझते हैं कि गोलीय तल के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है। ये लीजिए इसका मुख्य अक्ष थोड़ा सा इसको सीधा कर दिया, ठीक है। ये लीजिए। अब हम समझते हैं गोलीय तल से परावर्तन का पहला नियम क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं अपने अवतल दर्पण से। अगर अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती है, मान लेते हैं ये कोई 2 किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर का अर्थ है समान अंतर पर, कभी आपस में नहीं मिलेगी मुख्य अक्ष से। तो आपतित किरणें अवतल दर्पण से टकराकर एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है। मैं अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब प्रकाश किरण ये अवतल दर्पण पर आई और इस तरफ चली गई, इसी प्रकार ये दर्पण पर अवतल ये किरण गिरी और इस तरफ चली गई। तो हम देखते हैं कि ये किरणें आपस में एक जगह पर मिलती हैं। इसी प्रकार उत्तल दर्पण की बात करें तो यहाँ पर भी मुख्य अक्ष के समांतर 2 किरणें आती हैं
और हम कहते हैं कि टकराने के बाद ये किरणें मिलती नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से दूर दूर फैल जाती है। तो हम कैसे कहेंगे कि इन किरणों का मेल हो रहा है, मिलाप हो रहा है या नहीं? तो ये वास्तव में किरणें आपस में नहीं मिलती, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि ये किरणें पीछे से, कहीं दर्पण के पीछे से होकर आ रही है। तो इसका डायरेक्शन, ये प्रकाश किरण इधर से आई और इस तरफ चली गई। उसी प्रकार ये किरण इधर से आई और इस तरफ चली गई, लेकिन पीछे डैश डैश करके इसको बढ़ाने पर ये मिलती है। तो ये इसका फोकस बिंदु F कहलाता है। यही परावर्तन का पहला नियम है। किसके लिए? गोलीय तल के लिए। परावर्तन का पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से होकर गुजरती है या फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यही अपने परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम बिल्कुल इसका उल्टा है। दूसरा नियम कहता है कि प्रकाश किरणें अगर फोकस बिंदु से होकर गुजरे तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मतलब कैसे? अगर मान लो ये प्रकाश किरण इस तरफ से आती तो ये वापस इधर लौट जाती, और ये अगर इस तरफ से आती तो वापस इस तरफ लौट जाती। तो फोकस बिंदु से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है, जबकि समांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस बिंदु पर मिलती है। तो आई होप आप समझ रहे हो, या वीडियो को पॉज करके दोबारा इसको समझना कैसे क्या होता है। ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। समांतर से आने वाली किरणें फोकस बिंदु पर मिलती है और फोकस बिंदु से जाने वाली किरणें समांतर गुजरती है। यही इसका पहला और दूसरा नियम है। ये अभी मैं जो दूसरे नंबर पर लिख रहा हूँ, ये वास्तव में तीसरा नियम है। पहला नियम दो नियमों को एक साथ समझा रहा है। तो दूसरा नियम आइए क्या कहता है, इसे भी समझ लेते हैं। इसका उदाहरण भी ठीक ऊपर वाले की तरह ही अवतल और उत्तल दर्पण लेकर समझते हैं। ये लीजिए, पहला दर्पण है अपना अवतल दर्पण। इसको हम अवतल दर्पण नाम देते हैं। और दूसरा इसके भी पीछे वाले भाग की तरफ पॉलिश कर देते हैं। ये लीजिए, और जैसा कि अभी आप पहचान चुके हैं इसको, ये है अपना उत्तल दर्पण। तो इसका नाम लिख देता हूं मैं, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दूसरे नियम के अनुसार ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई और ये उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाएगी। चलिए, ये बड़ा ही मज़ेदार नियम है और बिल्कुल सत्य है। हमें पता है कि हर एक गोलीय दर्पण का एक वक्रता केंद्र होता है और उसे हम वक्रता केंद्र C नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों के वक्रता केंद्र हो गए। जब इनको मिलाते हैं आपस में एक गोला बनता है और उसी गोले का ये वक्रता केंद्र भाग है। तो दूसरा नियम समझते हैं। ये सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए मैं कहता हूं कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, ध्यान से समझना इसको, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी दिशा में लौट जाती है या उसी दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है। कैसे? अभी इसको समझते हैं। ये थोड़ा सा इसको बराबर कर देते हैं दर्पण की सीध में। वक्रता केंद्र से चाहे किसी भी कोण पर अगर प्रकाश किरण आती है तो आपतन के पश्चात पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, अर्थात इसकी दिशा में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन उत्तल दर्पण के लिए हमें पता है कि प्रकाश किरण वापस लौटेगी जरूर, लेकिन पीछे की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत क्यों होती है?
ये थोड़ा सा इसको डैश डैश की सहायता से लाइनों को कट कर देते हैं उत्तल दर्पण में, और इस उत्तल दर्पण के आगे एक सीधी रेखा से हम प्रकाश किरण को दर्शा देते हैं। थोड़ा ये इस लाइन को ऐसा सीधा करके यहाँ से बिल्कुल ये रहा इस प्रकार। तो उत्तल दर्पण में हम कहते हैं कि प्रकाश किरण जिस दिशा में आती है वो वक्रता केंद्र C से अगर आती हुई प्रतीत होती है तो प्रकाश किरण पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, लेकिन हमें लगता है कि वो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से हमारी तरफ आ रही है। तो ये इसका कायदे से तीसरा नियम, और यूं तो हम दूसरा नियम कहते हैं। अब इसका चौथा नियम समझते हैं, और चौथा नियम इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी शानदार नियम है। तो चलिए सबसे पहले अपन 2 दर्पण बनाते हैं जैसा कि पीछे बनाया था। आप वीडियो को बार बार पॉज करके रोक करके इनको अपनी कॉपी में ये सारी ड्राइंग बना लीजिए, और अगर आपने इसको यहाँ समझ लिया तो किताब वाली भाषा आपको बहुत ही सरल एकदम सहज लगेगी। तो अभी के लिए चौथे नियम को समझते हैं। क्या कहता है चौथा नियम? ये हो गया उत्तल, और ये इसकी मुख्य अक्ष अवतल दर्पण की, और ये उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष। ठीक है, अब इसको प्रकाशिक केंद्र या ध्रुव O नाम दे देते हैं। और हमारा जो चौथा नियम है ये इसी ध्रुव से संबंधित है। ये नियम कहता क्या है, आइए समझते हैं। ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र या ध्रुव P पर, जिसे हमने O भी लिखा अभी, अगर प्रकाश किरण ध्रुव O पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाते हुए पुनः उसके विपरीत दिशा में या दूसरी तरफ लौट जाती है। अर्थात आपतन कोण जो मुख्य अक्ष के साथ बना है उतना ही परावर्तन कोण भी बनता है। ये लीजिए, इसका आपतित किरण का ये कोण, परावर्तित किरण का ये। और इसको अब मैं यहाँ कुछ कोण को नाम देता हूँ, थोड़ा सा सही कर देते हैं चित्र को। हाँ, अब ठीक है। इसको मान लेते हैं नाम, अगर ये कोण थीटा है, थीटा यानी 10, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है, तो ये नीचे वाला भी थीटा होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो नीचे वाला कोण भी 45 डिग्री का ही होगा। यही अपने परावर्तन का चौथा नियम है जो गोलीय तल पर लागू होता है। ये सारे चित्र जो अभी हमने बनाए हैं, ये सारे के सारे चित्र हमारे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे या दर्पण सूत्र लिखेंगे तब बड़े ही काम आने वाले हैं। अब अपनी इस वीडियो की आखिरी हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो है वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर। हमें पता है कि कहीं कहीं किरणें वास्तव में मिलती है, कहीं कहीं मिलती नहीं है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि पीछे उत्तल दर्पण के चित्र में देखा है। तो यहाँ पर अब दोबारा इनको वास्तव में पूरा डिटेल से समझते हैं कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो ये लीजिए, इसको शुरू करते हैं। एक सारणी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये लीजिए, सारणी बन गई, और इस सारणी को 5 लाइनों में, बराबर लाइनों में बांट देते हैं, और फिर बारी बारी हम वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब का अंतर समझते हैं। ये तो 3, एक और इसका 4, और इसका लास्ट भाग हो गया 5वां। ठीक है, अब इस टेबल को 2 भागों में बांट देते हैं। ये लीजिए, इसके 2 भाग हो गए, और एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ आभासी प्रतिबिंब
लिख देते हैं। ये लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। पहला हो गया वास्तविक और दूसरा हो गया आभासी। दो खांचे बन गए हैं हमारे लिए। और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में बारी बारी हम 4 अंतर को समझते हैं, जिसमें से वास्तविक प्रतिबिंब का पहला अंतर ये कहता है कि इसका प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसका जो चित्र, जो प्रतिबिंब होता है वो हम किसी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब ये क्या बात हुई, इसे कैसे समझ सकते हैं? आप बस इतना सा समझ लो कि जहाँ जहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग होगा उसका प्रतिबिंब हमें पर्दे पर दिखाई देगा, यानी कि हमें उसके सामने किसी भी पर्दे पर इसको प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ आभासी प्रतिबिंब होगा उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। यही इसका पहला बड़ा अंतर है। और अब हम जानते हैं वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब का दूसरा अंतर। और इसके लिए एक छोटा सा एक दर्पण बना लेते हैं और इस दर्पण को ये नाम देते हैं। वैसे ये दर्पण नहीं होगा, इसे हम कहेंगे पर्दा, क्योंकि हमारा पहला अंतर यही कहता है कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और हमें ये समझना है कि पर्दा किसे कहते हैं। एक प्रकार की स्क्रीन, मॉनिटर या टीवी जिसे कह सकते हैं उसे ही हम पर्दा कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रोजेक्टर होता है, ये इसका उदाहरण है। अब दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का अंतर है कि यह सदैव उल्टे बनते हैं या उल्टे होते हैं। मतलब ये हुआ कि लगभग वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा उसके साथ उल्टा शब्द भी जुड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप याद रख सकते हो उसे 2-3 बार बोलकर कि वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। यानी कि दूसरा अंतर कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब आभासी बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब सीधे। मान लीजिए कोई लड़का है, अगर ये अपने आप को वास्तविक प्रतिबिंब में देखता है तो इस लड़के का वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा ये इसका उल्टा बनेगा, अर्थात सिर पैर की तरफ और पैर सर की तरफ। तो इसे हम कहते हैं कि ये इसका वास्तविक प्रतिबिंब है। अब ये अपना दायां हाथ ऊपर करेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब में भी दायां हाथ ही ऊपर होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब में ये सीधा बनता बिल्कुल, ठीक है। तीसरा अंतर हमें यह कहता है कि यह दर्पण के आगे बनता है, या ये सारे ही प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जिन्हें हम कहते हैं, ये सारे प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो ये क्या बात हुई? बिल्कुल हम समझेंगे इसको भी कि दर्पण के आगे और पीछे कैसे। हमारे पास ऊपर 2 चित्र दे रखे हैं, एक अवतल दर्पण का दे रखा है और एक उत्तल दर्पण का दे रखा है। तो इन्हीं दर्पणों से समझते हैं कि दर्पण के आगे बनने वाला चित्र कौन सा होता है और दर्पण के पीछे बनने वाला चित्र कौन सा होता है। ध्यान रखना, लगभग उत्तल दर्पण में बनने वाली सारी प्रतिबिंब आभासी होते हैं, लगभग 1-2 को छोड़कर। कंडीशनें आपको आगे वाली वीडियो में समझ में आएगी। और वास्तविक जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो अवतल दर्पण में बनते हैं। तो अब समझते हैं आभासी वास्तविक कैसे आगे पीछे। देखिए,
ये दर्पण का भाग है जब प्रकाश किरण आपतित होती है, परावर्तित होती है। और क्योंकि एक दर्पण है तो दर्पण के बाईं ओर के भाग को हम इसका आगे बोलते हैं। और दर्पण के दाईं तरफ जो भाग होता है, ये उत्तल दर्पण के लिए बता देते हैं इसको। हाँ, थोड़ा डेस करके ये आगे की ओर बढ़ती है। तो ये दर्पण, उत्तल वाला दर्पण, और इसका दाईं तरफ का भाग जो होता है वो पीछे का भाग कहलाता है। तो तीसरा अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि ये दर्पण के आगे बनते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। और अब समझते हैं इसका चौथा और आखिरी अंतर। बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं चौथा अंतर कि इसमें प्रकाश किरणें वास्तविक रूप में मिलती है। अर्थात वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं इसमें प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है, जबकि आभासी प्रतिबिंब में हम कहते हैं कि इसमें किरणें जो होती है वो मिलती हुई प्रतीत होती है। अर्थात ये आभासी प्रतिबिंब जो होता है इसमें सारी किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये है अपना वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको, और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़ी रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक मज़ेदार एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।